हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे अबाउट द वायरसेस। ठीक है, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, इन सब की हमने एप्लीकेशंस वगैरह देख ली थी। आज जो हमारा फोकस रहेगा दैट इज़ ओनली ऑन द वायरस। अब देखो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया, पर इनकी कुछ खास बात थी। वो खास बात क्या थी कि ये किसी भी जगह पे फिट नहीं बैठे। ठीक है, जैसे आपके लाइकन्स हैं, अब लाइकन में ब्लू ग्रीन एल्गी और फंगस आपके दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, तो इनका कहीं पे भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हम ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे फिट बैठेगा। एल्गी के साथ भी वो फिट बैठ जाएगा, फंगस के साथ भी फिट बैठ जाएगा। वैसे ही थे वायरस। वायरस भी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो किसने दी थी, RH विटेकर ने दी थी। ये यहाँ पे फिट नहीं बैठे, जिसकी वजह से हमें वायरसेस अलग से पढ़ने पड़ते। अब वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम। देखो, दो टर्म्स होती हैं, एक होती है आपकी वेनम और दूसरी रहती है पॉइजनस फ्लूइड। किसी को डायबिटीज़ हो रखी है, उसको आप चीनी खिलाते जाओ वो उसके लिए पॉइजन की तरह एक्ट कर जाएगा। ठीक है, मार्केट में आपने सुना होगा सल्फास अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं इसको खा के। तो ये जो पॉइजन होता है, इट कैन बी आर्टिफिशियल, इट कैन बी सिंथेटिक। ठीक है, और जो वेनम होता है ये हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी बेटर हम बोलेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म है वो उसको प्रोड्यूस करता है। कैसे? अब बोलोगे आपकी वायरस तो नॉन लिविंग होता है, तो येस, जो वायरस होता है जब तक बॉडी के बाहर है, किसी को इसने टच नहीं किया, तब तक ये नॉन लिविंग की तरह एक्ट करता है। इसको यानी कि एक होस्ट चाहिए होता है, एक होस्ट की इसको रिक्वायरमेंट रहती है जिसके ऊपर आके ये लिविंग हो जाता है। फिर जैसे हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड करते रहते हैं, उसी तरह से वायरस भी उसके साथ ही अपना जेनेटिक मटेरियल मिक्स करके डिवाइड करता रहता है। जो वायरसेस हैं ये ओमनीसाइंट है, यानी कि आप कहीं चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। और तब से ये मे भी एग्जिस्ट कर रहे हैं जब से ह्यूमन बींग्स और इवन आपकी फ्लोरा और फौना भी एग्जिस्ट करने लगी थी, यानी कि कहीं ना कहीं बैक्टीरिया के ही रिश्तेदार लग रहे हैं। जो वायरसेस हैं इनका कोई भी फॉसिल नहीं मिलता हमें। ठीक है, और ये हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये जो वायरस वगैरह थे ये कैसे ओरिजिनेट हुए थे अर्थ के ऊपर, कोई आइडिया नहीं इसके बारे में। इनका जो जेनेटिक मटीरियल होता है, इट कैन बी RNA, इट कैन बी DNA। RNA भी हो सकते हैं और DNA भी हो सकता है, दोनों तरह के हो सकते हैं। जो जेनेटिक मटीरियल है वो या तो RNA होगा या तो DNA होगा, पर एट द सेम टाइम दोनों प्रेजेंट नहीं होते। जो वायरसेस होते हैं, ना तो ये प्लांट है, ना ही ये एनिमल है, ना ही ये बैक्टीरिया है, ये कुछ भी नहीं है। इसी वजह से इसको हमने किसी भी किंगडम में नहीं रखा। इनका अपना ही एक से अलग ग्रुप बना हुआ है, दैट इज़ नेम्ड एज वायरस। अब इसके स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, बीच में आपको रेड कलर की कॉइल दिख रही है, ये इनका जेनेटिक मटीरियल है। जेनेटिक मटीरियल के अलावा बाहर इनको एक एनवेल्प लगा हुआ है, ये बना है प्रोटीन का। ये किस चीज़ का बना है? ये बना हुआ है प्रोटीन का। वैसे ही प्रोटीन किससे ऊपर कवर्ड है, तो ये है कैप्सिड प्रोटीन से। ठीक है, कैप्सिड प्रोटीन। और ये क्या लगी हैं इसकी? ये है इसकी स्पाइक्स। जब भी ये किसी होस्ट के अंदर जाता है, जैसे ह्यूमन बीइंग को कोरोना वायरस ने इम्पैक्ट किया, तो जब वो गया था ना, तो ऐसे स्पाइक्स के थ्रू गया था, इसको बॉडी के साथ अटैच करते गया था। ठीक है, तो ये स्पाइक्स होती हैं जिनके थ्रू वो अपने होस्ट के साथ चिपक जाते हैं जाके। उसके अलावा जो वायरसेस होते हैं, बैक्टीरिया और एल्गी की तरह उनको हम कल्चर नहीं कर सकते। लैब्स में आपने देखा होगा बड़ी सारी स्टेन्स पड़ी होती हैं, बैक्टीरिया हो गए आपके, एल्गी होगी, फंगस होगी, कवक होगी, तो इन सब चीज़ों की स्टेन्स तो आपके पास पड़ी होती हैं, पर वायरस की कभी नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि इनका कोई हम बोल ही नहीं सकते कि ये कौन से ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये तो ए सेल्यूलर हैं। और ए का मतलब होता है एब्सेंट। क्या चीज़ एब्सेंट है? सेल ही एब्सेंट है। तो इनमें कोट किस चीज़ का है? कोट इनके अंदर किस चीज़ का है? वो प्रोटीन का कोट है, प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, और बीच में क्या है? जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, कैप्सिड, कैप्सोमेयर, ये सारी चीज़ें इसकी बॉडी में पड़ी हुई हैं। तो सेल तो है ही नहीं ये, तो इसको हम कैसे एज अ कल्चर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? और उसके अलावा ये फ्री लिविंग भी नहीं होते। कहीं ना कहीं आपको होस्ट का भी सेल लेना पड़ेगा अगर इनकी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। तो कहाँ आप होस्ट के पीछे भागोगे कि हमें वायरस की स्टेन बनानी है? और इवन इनका जो डिवाइडिंग रेट होता है वो भी बहुत ह्यूज होता है। और जब बाहर निकाल देंगे किसी सेल को, तो वो सेल तो हो जाएगी डेड, और ये भी हो जाएंगे डेड। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, ये जो वायरसेस हैं इनको हम लैब वगैरह में कल्चर नहीं करते। अब ये जो वायरसेस होते हैं ये प्रजनन भी नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये होस्ट सेल के ही मेटाबॉलिक जो रेट होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म किसी ह्यूमन बीइंग का चल रहा है या एनिमल का चल रहा है, प्लांट का चल रहा है, उसी के ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। जो वायरस होता है वो ए सेल्यूलर होता है, यानी कि इसके केस में जो कोशिका होती है वो पूरी तरह से एब्सेंट होती है। उसके बाद इनका साइज़ अगर देखोगे तो इवन बैक्टीरिया से भी बहुत ज़्यादा छोटा है।
अराउंड अगर बैक्टीरिया का साइज़ 20 to 300 नैनोमीटर है तो इसका 10 से 100 गुना कम जो है इसका साइज़ आपको देखने को मिलेगा। तो वायरस क्या है, बैक्टीरिया से भी छोटे मिल जाएंगे। अब इस तरह से डिफरेंट टाइप की शेप्स मिलती हैं, जैसे कि अगर बात करें ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसको हम बोलते हैं HIV, जब ये सीरियस हो जाता है इट टर्न आउट टू बी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो इसका अगर आप वायरस का स्ट्रक्चर देखोगे तो कैसा दिख रहा है आपको, कुछ ऐसा दिखेगा, इसके ऊपर ऐसे स्पाइक लगे हुए हैं, स्फेरिकल सा दिखेगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो वायरस है उसकी शेप कैसी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है। इसके अंदर एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि यहाँ पे जो RNA है वो क्या कर सकता है, खुद को DNA में कन्वर्ट कर सकता है। क्योंकि हमने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा के बारे में, और जब सेंट्रल डोग्मा हमने पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा था कि जो DNA है वो जब अनकॉइल कर जाता है तो इट मेक्स RNA, और इस प्रोसेस को बोला था ट्रांसक्रिप्शन, राइट, ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया था। पर कई बार रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की प्रेजेंस में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो भी क्या कर सकता है, RNA से DNA में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो HIV का होता है, इसी वजह से बॉडी डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाती कि ये RNA है कि DNA, बॉडी को लगता है कि अच्छा DNA ही है। आपने देखा था कि जो DNA होता है वो अनकॉइल करता रहता है, क्यों करता है, क्योंकि उसको अपनी कॉपी बनानी होती है। तो जैसे ये RNA जाता है ह्यूमन के अंदर, तो ये क्या कर देता है, जैसे ही DNA की एक अनकॉइलिंग हो रखी होती है उसके साथ जाके जुड़ जाता है। तो ये तो बॉडी के लिए नोन हो जाता है, और इसी तरह से पूरी की पूरी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ कॉज कर देता है। क्योंकि जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है यानी कि एड्स है, ये कॉमर्बिड होता है इन नेचर। कॉमर्बिडिटी का मतलब होता है कि बहुत सारी डिजीज़ एक साथ ही लग जाती हैं, मल्टीपल डिजीज़ एक साथ ही लग जाती हैं, ठीक है। तो ये रहता है आपका एड्स का सिनारियो। उसी के अलावा अब ये ऐसे नहीं है कि प्लांट और एनिमल्स को ही इम्पैक्ट करेंगे वायरस, ये बैक्टीरिया को भी बीमार कर देते हैं। बैक्टीरिया को बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से करते हैं। जैसे ये आप ऑब्जर्व करोगे, मान लो ये क्या है, ये है आपका वायरस, ये बैक्टीरिया है, इसके ऊपर आके चिपकेगा और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया में डाल देता है, और फिर डिवाइड किसके थ्रू करेगा, बैक्टीरिया के थ्रू करेगा। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर दें, तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को बीमार कर रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, बैक्टीरियोफाज, बैक्टीरियोफाज, ठीक है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी बीमार कर सकता है, दैट इज नोन एज बैक्टीरियोफाज। उसके बाद आ जाता है इन्फ्लुएंजा वायरस, इसका भी स्ट्रक्चर देखो थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा। बैक्टीरियोफाज के केस में हमने देखा कि DNA प्रेजेंट है कहीं ना कहीं। वैसे एडिनो वायरस वो जो कॉमन कोल्ड होता है ना, तो उसमें यही जो है वो वायरस रोल प्ले करता है, नेम्ड एज एडिनो वायरस। इसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है, ठीक है, DNA इज प्रेजेंट इनसाइड द एडिनो वायरस। उसके बाद हम देखेंगे टोबैको मोज़ैक वायरस, जो कि सबसे पहले देखा गया था। जो दिमित्री थे उन्होंने इसी में देखा था सबसे पहले कि अलग सा माइक्रोब है जो कि इस इन्फेक्शन को कॉज करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। उसके बाद इबोला वायरस देखो, इसका तो शेप ही अजीब सा है, स्पाइरल है काफ़ी, अगर वायरस का शेप देखोगे। तो यहाँ पे आप दो चीज़ें देख रहे हो कि एक तो जेनेटिक मटेरियल भी डिफरेंट मिल सकता है आपको, एंड दूसरी इनकी शेप्स भी वेरी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये वायरस का स्ट्रक्चर रहता है, इसी वजह से इसकी कल्चरिंग जो होती है वो भी काफ़ी टफ रहती है। अभी हिस्ट्री देख लेते हैं थोड़ी सी। ये देखो, ये होता है टोबैको मोज़ैक वायरस, इस तरह से दिखती है वो टोबैको मोज़ैक जो डिजीज़ हो रखी होती है। अब लुईस पास्चर आए 1822 1895 इनका टाइम स्पैन है। अब इन्होंने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे कि कोई रोगजनक माइक्रोब है, बस इतना से देखा, पर ये नहीं पता चला उनको कि रैबीज़ के लिए ये रिसर्च कर रहे थे, ये पता नहीं चल पाया कि क्या चीज़ है ये जिसकी वजह से रैबीज़ हो रही है। कुत्ते के काटने पे हो जाती है ना रैबीज़, कैट्स वगैरह हो आपके, ये जितने भी रॉडेंट्स वगैरह होते हैं इनसे हो जाती है रैबीज़। तो पता नहीं चल पाया कि कौन सा माइक्रोब है यहाँ पे। उसके बाद आए दिमित्री इवांस्की। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी देखा कि जो माइक्रोब है उसका अजीब सा नेचर है, पर इन्होंने अभी टर्म नहीं दी थी वायरस, ठीक है, इनको भी पता नहीं है कि कोई वायरस नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती है। उसके बाद आए M.W. बीजरनिक, मार्टिनस W. बीजरनिक, डच साइंटिस्ट थे ये, और डच साइंटिस्ट थे, और साथ में क्या देखा, इन्होंने देखा कि एक नए टाइप का इन्फेक्शन कॉज करने वाला मार्केट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, और उसको इन्होंने टर्म दे दी वायरस। तो टर्म किसने दी है वायरस, वो दी है आपके M.W. बीजरनिक ने। और साथ में इन्होंने क्या किया, ये जो टोबैको मोज़ैक डिजीज़ हो रखी थी इस टोबैको प्लांट के ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया फ्लूइड का, और उसको बोल दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। तो ये टर्म भी किसने दे दी, ये बीजरनिक ने दे दी कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस कोई चीज़ जब आप देखते हो तो इसमें बोल दिया। अब एक और आए इंग्लिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे,
बैक्टीरिया वगैरह के ऊपर ये स्टडी कर रहे थे, जिनका नाम था फेडरिक ट्वार्ट। तो इन्होंने देखा कि ऐसे वायरसेस भी होते हैं बैक्टीरिया को इम्पैक्ट कर सकते हैं, उनको बोला गया बैक्टीरियोफाज। ठीक है, अब ये बैक्टीरियोफाज तो बोल दिया गया, इसके अलावा जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए वो है अबाउट द WM स्टैनले। आई थिंक लिखा भी है आगे, नहीं, चलो यहाँ पे नोट कर लो इसको, WM स्टैनले। जो WM स्टैनले थे ना, इन्होंने नॉन लिविंग नेचर देखा था वायरस का, नॉन लिविंग नेचर। नॉन लिविंग नेचर किसने देखा वायरस का? तो वो देखा था WM स्टैनले ने। इन्होंने क्या किया, ये जो वायरस था इसको उठाया एनवायरनमेंट से और इसको क्रिस्टलाइज कर दिया, सॉलिडिफाई कर दिया। तो यहाँ से पता चला कि ये जो वायरसेस होते हैं ये तो नॉन लिविंग भी हैं। ठीक है, तो इनको होस्ट चाहिए होता है टू बी लिविंग। तो ये कुछ डिस्कवरीज थी विद रिस्पेक्ट टू वायरस। अब जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके वायरस के, वो इन पूरे चार्ट्स के ऊपर कोई भी पूछा जा सकता है, पर जनरली पूछा जाएगा जो न्यूज़ के अंदर डिजीज़ होती है, सारे नहीं पूछे जाते। अब जैसे कोविड-19 का टाइम था तो एक एडिनो वायरस के ऊपर आ गया था क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो एडिनो वायरस से क्या पूछा था, एक तो कॉमन कोल्ड, जो मैंने आपको बताया कॉमन कोल्ड कॉज करता है, और दूसरा इसका पूछ लिया था कि कौन सा स्ट्रैंडेड DNA इसमें प्रेजेंट होता है, तो इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो कुछ एक आप याद रख सकते हो जो कॉमन सी डिजीज़ होती हैं, जैसे एडिनो वायरस याद कर लिया, विच इज़ कॉजिंग आपका कॉमन कोल्ड। वैसे ही एक आप याद रख सकते हो HIV के बारे में, HIV रेट्रो वायरस भी जिसको बोलते हैं, और इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है। देखा ना हमने, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था, और जब बॉडी में जाता है ना ह्यूमन बींग्स की, तो वहाँ पे DNA अनकॉइल करता रहता है बीच बीच में, तो वहाँ पे आके ये ऐसे जुड़ जाता है, तो ये पता ही नहीं चलता बॉडी को कि यहाँ पे कोई पॉइजनस चीज़ आ चुकी है। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA आपको मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह से देयर आर सो मैनी वायरसेस ओवर देयर। कोरोना वायरस था, ये भी कैसा था, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA था। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको देखनी पड़ती हैं, पर उनकी देखनी होती है, जैसे अब आप देखोगे न्यूज़ आर्टिकल्स में एमपॉक्स वायरस वगैरह चला हुआ है, तो इन सब के ये थोड़े से जो स्ट्रक्चर हैं वो आपको देखने पड़ जाते हैं। ठीक है, और वायरस को ऊपर देखोगे तो ये देखो सेंटर में इनका न्यूक्लिक एसिड पड़ा है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, साइड में न्यूक्लियो प्रोटीन्स पड़ी हैं, ये कैप्सिड वगैरह आ गया, एनवेल्प है फ्रॉम होस्ट सेल एंड ऑल वायरस प्रोटीन। तो ये सारी चीज़ें आपको एक वायरस के स्ट्रक्चर में देखने को मिल जाती हैं। अगेन द सेम थिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन कोल्ड है, पोलियो है, हेपेटाइटिस A है, इनका जो वायरस होता है वो नॉन एनवेल्प्ड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मिलेगा आपको। तो ये सारा टेबल नहीं याद करना होता, इसमें सिर्फ वो याद करने हैं आपने जो न्यूज़ आर्टिकल्स में चल रखे हैं। ठीक है, मम्प्स आ गए, इधर मीजल्स आ गए, तो ये सारे जो हैं आपके, ये तो स्टैटिक वाले पार्ट में आ जाते हैं, बट स्टिल यू हैव टू मेमोराइज ऑल जो भी आपके न्यूज़ आर्टिकल्स में चल रहे होते हैं। इन क्वेश्चंस को करते हैं, पर एक छोटा सा चार्ट बना लो एक शीट ऐड करके। देखो वायरल के जो एजेंट्स हैं उनको क्या किया हुआ है, दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है अभी, सब वायरल। इससे भी पहले एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, वन सेकेंड। फर्स्ट चीज नोटिस कर सकते हो कि टाइप्स ऑफ वायरसेस, एक छोटा सा चार्ट बना लो, टाइप्स ऑफ वायरस। टाइप्स ऑफ वायरस में अभी हमने देखा कि वायरस ना सिर्फ प्लांट को इम्पैक्ट करते हैं, ये एनिमल्स को भी करते हैं और बैक्टीरियाज को भी करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को भी कर देते हैं, एनिमल को भी कर देते हैं। तो ऐसा वायरस जो प्लांट को बीमार कर रहा है उसको बोल दिया प्लांट वायरस, ऐसा वायरस जो एनिमल को इम्पैक्ट कर रहा है उसको बोल दिया एनिमल वायरस, और जो बैक्टीरिया को कर रहा है उसको बोल दिया बैक्टीरियोफाज। ठीक है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को बीमार कर सकता है, इम्पैक्ट कर सकता है। अब जनरली क्या होता है, जो प्लांट वायरस होते हैं इनका जो DNA रहता है या फिर जेनेटिक मटेरियल रहता है, दैट इज़ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। एनिमल्स के केस में सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, जैसे HIV वाला देखा ना, तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA भी हो सकता है। कई बार 2 RNA के स्ट्रैंड मिल जाते हैं, डबल स्ट्रैंड बना देते हैं। उसके अलावा डबल स्ट्रैंडेड DNA भी हो सकता है। ठीक है, तो ये टाइप के वायरसेस होते हैं जो आपको मिल सकते हैं इन केस ऑफ एनिमल। वैसे बैक्टीरियोफाज में तो क्या होता है, मोस्टली यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड DNA ही मिलेगा आपको, डबल स्ट्रैंडेड DNA ही मिलेगा। इसको भी वैसे आप फर्दर क्लासीफाई कर सकते हो, जैसे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आएंगी, वैसे ही डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आएंगी। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA के अंदर देखोगे तो मम्प्स आ गए, स्वेलिंग आ जाती है पूरे पूरे मुंह के ऊपर। ठीक है, दैट इज़ मम्प्स। फिर पोलियो आ गया। तो ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA की वजह से आती हैं। वैसे डबल स्ट्रैंडेड DNA से देखोगे तो देयर आर अगेन मल्टीपल डिजीज़, जैसे कि आ गया हर्पीज़, फिर उसके बाद चिकन पॉक्स आ गया,
ज़ॉर्स्टेला के बारे में आपने सुना होगा, चिकन पॉक्स। तो इनके जो वायरस होते हैं इनके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है, और बैक्टीरियोफाज जैसे कि मैंने आपको बताया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब क्या हुआ, वायरस से भी कुछ छोटी फॉर्म्स देखी गई, उनको स्टडी करते हैं। पर पहले देखो, सब कैटेगराइजेशन कर दी गई वायरल एजेंट्स की, और भी छोटे ऑर्गेनिज्म हमें मिले। कैसे थे वो? एक को बोल दिया वायरोइड, एक को बोल दिया वायरोइड, दूसरे को बोल दिया प्रायंस। ठीक है, ये जो वायरोइड थे ना, इसमें फ्री लिविंग जेनेटिक मटेरियल था, यानी कि बस हवा में क्या उड़ा है, जेनेटिक मटेरियल उड़ा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पे जैसे वायरस में प्रोटीन कोड प्रेजेंट था, इनके केस में प्रोटीन कोड एब्सेंट है, जो वायरोइड्स रहेंगे। इसके अलावा इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, यानी कि इनका जो वज़न है वो भी बहुत छोटा है, क्योंकि मॉलिक्यूल के लेवल पे हम इनको काउंट करते हैं, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम रहता है। और 20 डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ कॉज करने की इनकी टेंडेंसी रहती है। और एग्जाम्पल देखोगे तो वो पोटैटो में सुना होगा आपने, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर यानी कि कंद डिजीज़। तो ये किसकी वजह से होती है? ये वायरोइड्स की वजह से होती है। वायरस से भी छोटा साइज आ जाएगा इनका। वैसे अगर प्रायंस की बात करें तो इनके पास न्यूक्लिक एसिड ही नहीं होता, तो फिर क्या प्रेजेंट होते हैं? इनके पास होती है प्रोटीन। प्रोटीन होती है फोल्डेड नेचर की, और ये जो फोल्डेड नेचर होता है प्रोटीन का, इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस, बीमारियां कॉज करने वाला होता है। एग्जाम्पल आ जाता है इसमें एक CR जैकॉब डिजीज़। इसमें ब्रेन का डिसऑर्डर है, ये काफ़ी रेयर होता है, मतलब जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शनैलिटी है बॉडी की वो काम करना बंद कर देती है। तो ज़्यादातर आप देखोगे ये जो प्रायॉन्स होते हैं प्लांट्स को इम्पैक्ट नहीं करते, जनरली कैटल एनिमल्स हो गए, और दूसरे आपके आ जाएंगे ह्यूमन बींग्स, इनको ज़्यादा ये इम्पैक्ट करते हैं, जैसे ये JR जैकॉब जो हमने डिजीज़ देखा। और मैड काउ डिजीज़ आपने सुनी होगी, मैड काउ डिजीज़। तो ये किसकी वजह से होती हैं? दीज आर बिकॉज ऑफ प्रायंस। तो रीड कर लेते हैं, वायरोइड क्या होते हैं? इन्फेक्शियस पैथोजेंस हैं, रोगजनक हैं, प्लांट्स को ही अफेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा ना पीछे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ देखी, तो ये वायरोइड की वजह से थी। जो जनरली ये क्या करते हैं? प्लांट्स को ही अफेक्ट करते हैं, तो इनको प्लांट पैथोजन भी बोल देता है, वनस्पति रोगजनक भी बोल देते हैं। जो वायरोइड्स होते हैं ये काफ़ी छोटे होते हैं देन वायरसेस। कैप्सिड इनमें एब्सेंट होता है, इट लैक्स कैप्सिड। सर्कुलर स्ट्रैंड होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड का, और प्रॉपर कोटिंग नहीं होती, नो प्रॉपर कोटिंग। उसके अलावा जो इनकी सेल्यूलर मशीनरी होती है वो हाईजैकिंग की तरह होती है, मतलब खुद तो ये अपनी कॉपी नहीं कर पाते, पर जब प्लांट सेल डिवाइड करेगा तो उसके साथ साथ अपनी भी कॉपी बनाते रहेंगे, उनके साथ मिलके ये अपना भी डीएनए एप्लीकेशन करते रहेंगे, नंबर बढ़ाते रहेंगे। तो जितने भी टाइप के प्लांट्स होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द टाइप को ये इम्पैक्ट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा ये तो खैर आपका न्यूज़ करंट अफेयर्स के ही पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। प्रायंस मैंने आपको यहीं पे बता दी है, न्यूक्लिक एसिड इसमें एब्सेंट रहता है पर प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होती है, फोल्डेड होती है जिस वजह से इन्फेक्शियस होती है नेचर में। तो दैट्स ऑल अबाउट योर वायरस, वायरोइड एंड प्रायंस। ठीक है, आई होप you like the video. If you like the video, do like and share as well as subscribe the channel. Thank you everyone. Have a nice day. Keep studying, keep watching.